हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 4 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 16 टू मिड 18 सेंचुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिटी इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डेक्कन और साउथ इंडिया के राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली और गवर्नेंस के नेचर को समझाना है। हमें बताना है कौन से राज्य इस समय शक्ति में थे, उनका शासन कैसे चलता था, सेना का रोल, आर्थिक आधार और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। 16 टू 18 सेंचुरी के बीच डेक्कन और साउथ इंडिया का राजनीतिक दृश्य काफी विविध और टकराव से भरा था। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य का शासन ढांचा और पावर का व्यवस्थापन। इस समय यहाँ विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और उसके सक्सेसर स्टेट्स, मराठा शक्ति और कई नायका प्रमुख शासक थे। इनके शासन में अलग अलग प्रशासनिक पद्धतियां थी, लेकिन कुछ सामान्य गुण भी मिलते हैं जैसे सेना की शक्ति, विकेंद्रित व्यवस्था और सांस्कृतिक पैट्रनेज। इन पॉलिटीज का अध्ययन हमें कॉलोनियल पीरियड से पहले के रीजनल शासन को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. डेक्कन का राज्य सल्तनत और सेना केंद्रित शक्ति। बामनी सल्तनत 14 सेंचुरी में बनी और 16 सेंचुरी तक प्रभाव में रही, फिर 5 डेक्कन सल्तनत्स में टूट गई: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार और बेरार। सुल्तान सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे नोबिलिटी होती थी जिसमें डेक्कनिस और अफाकिस दोनों शामिल थे। पर्शियन प्रभावित शासन पद्धति थी, राजस्व और न्याय प्रणाली इस्लामिक परंपरा पर आधारित थी। सेना का महत्व। कैवलरी, आर्टिलरी और किले इनकी शक्ति का मूल थे। गोलकोंडा, दौलताबाद जैसे किले राजनीतिक नियंत्रण के लिए जरूरी थे। सल्तनत्स के बीच और विजयनगर के साथ लगातार युद्ध होते रहे। 2. साउथ इंडिया का राज्य विजयनगर और नायका शक्ति। विजयनगर साम्राज्य 1565 के बैटल ऑफ तालिकोटा तक प्रमुख शक्ति रहा। राजा के नीचे मंत्री, सैनिक, सेनापति और प्रांत के गवर्नर शासन चलते थे। प्रांत, राज्य नायकों को दिए जाते थे जो अपना राजस्व भेजते और सेना सहायता देते। नायका राज्य। विजयनगर के पतन के बाद मदुरई, थंजावुर और जिंजी के नायक स्वतंत्र हो गए। इन्होंने सेना, मंदिर निर्माण और खेती बाड़ी प्रणाली को संभाल कर राज्य चलाया। 3. मराठा शक्ति का उठान। शिवाजी का योगदान। शिवाजी ने मराठा शक्ति को मजबूत किया और चौथ और सरदेशमुखी जैसे राजस्व प्रणाली शुरू की। फास्ट कैवलरी रेड्स, किले का जाल और गुरिल्ला युद्ध इनकी शक्ति के मूल थे। प्रशासनिक व्यवस्था। अष्टप्रधान मंडल राजा को शासन में सहायता करती थी। गांव स्तर पर परंपरागत प्रशासन जारी रखा गया। 4. दोनों क्षेत्रों के सामान्य गुण। सेना केंद्रित व्यवस्था। सभी राज्यों ने अपनी सेना और सुरक्षा में ज्यादा निवेश किया। विकेंद्रित शासन। राजा के पास केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन प्रांत और स्थानीय शासक भी काफी स्वतंत्र थे। धर्म और संस्कृति का समर्थन। मंदिर, मस्जिद और पब्लिक वर्क्स शक्ति का प्रतीक थे। आर्थिक आधार। कृषि मुख्य आय का स्रोत था। गोवा और मसूलीपट्टनम जैसे बंदर से विदेशी व्यापार होता था। कंक्लूजन। 16 टू 18 सेंचुरी तक डेक्कन और साउथ इंडिया का शासन एक मिक्स था, एक तरफ मजबूत राजा, दूसरी तरफ स्थानीय प्रमुखों की स्वतंत्रता। सेना की शक्ति, संस्कृति का पैट्रोनेज और आर्थिक नियंत्रण इन पॉलिटीज का आधार थे। इन्होंने रीजनल पहचान बनाई और बाद के मुगल और यूरोपियन प्रभाव का सामना किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Analyze the Mughal-Maratha relations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मुगल साम्राज्य और मराठास के बीच के संबंध का विश्लेषण करना है। इसमें हमें उनके बीच के युद्ध, समझौते, गठबंधन और समय के साथ कैसे ये रिश्ते बदले, इसका डिटेल में बताना है, शिवाजी के उठान से लेकर मुगल पतन तक। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुगल मराठा संबंध 17 और 18 सेंचुरी के भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक थे। जब मुगल्स अपनी शक्ति के चरम पर थे, तभी डेक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में मराठास एक मजबूत शक्ति बन रहे थे।
रिलेशंस का मतलब यहाँ उनके राजनीतिक, सैनिक और समझौते के संबंध से है। ये संबंध कभी युद्ध, कभी संधि और कभी गठबंधन के रूप में दिखे। मेन बॉडी 1। शुरुआती मुलाकात और तनाव का बदना, मध्य 17वीं सेंचुरी। पिछोकर मराठास डेक्कन में तब उभ रहे थे जब मुगल साम्राज्य शाहजहां और बाद में औरंगजेब के अंडर दक्षिण में अपना विस्तार कर रहा था। अहमदनगर सल्तनत के पतन के बाद डेक्कन मुगल प्रभाव में आने लगा, लेकिन यही मराठा नेताओं के लिए मौका बना। शिवाजी का उठान। शिवाजी ने बीजापुर और मुगल्स दोनों से किले और क्षेत्र जीत कर अपना राज्य बनाया। उनके कोंकण और वेस्टर्न घाट्स के अभिया मुगल प्रभाव के लिए चुनौती बन गए। 2। औरंगजेब और संघर्ष का तेज होना। मुगल विस्तार की नीति। औरंगजेब का उद्देश्य था कि पूरा डेक्कन मुगल नियंत्रण में आ जाए। शाइस्ता खान जैसे सेनापति शिवाजी को हराने में असफल रहे क्योंकि मराठास ने गरिल्ला रणनीति अपनाई। प्रमुख घटनाएं। 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर का संधि हुआ, लेकिन ये लंबी नहीं चली। 1666 में शिवाजी का आगरा से निकलना मुगल मराठे संबंध में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा गया। डेक्कन का लंबा युद्ध। शिवाजी के बाद संभाजी ने मुगलों का विरोध जारी रखा जब तक 1689 में उनकी गिरफ्तारी और मृत्यु नहीं हुई। औरंगजेब खुद 20 साल से ज्यादा डेक्कन में युद्ध करता रहा, जिसने मुगल संसाधन कमजोर कर दिए। 3। शक्ति का संतुलन बदलना। औरंगजेब के बाद मराठा कन्फेडरेसी का विस्तार। राजाराम, ताराबाई और बाद में पेशवाओं के अंडर मराठास ने तेज रफ्तार सेना का उपयोग कर मुगलों के क्षेत्रों पर हमले किए। चौथ और सरदेशमुखी लगाकर उन्होंने मुगल प्रभाव को कमजोर किया। मुगल शक्ति का गिरना। औरंगजेब के बाद मुगलों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई, जिसका फायदा मराठास ने उठाया। 18वीं सेंचुरी के मध्य तक मराठास दिल्ली के किंगमेकर बन गए। 4। संबंध का स्वरूप और प्रभाव। युद्ध प्रधान लेकिन कभी सहयोग भी। लंबे संघर्ष के बावजूद कभी कभी समझौते और गठबंधन भी हुए। राजनीतिक फायदे के लिए दोनों पक्ष समय समय पर एक दूसरे से जुड़े। मुगल पतन पर असर। डेक्कन के लगातार युद्ध ने मुगल खजाना खाली कर दिया। मराठास को न हार पाने की असफलता ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी स्वतंत्र होने का साहस दिया। कंक्लूजन। मुगल मराठा संबंध लंबी लड़ाइयों, बदलते गठबंधन और आखिरकार मराठा प्रभुत्व से चिन्हित थे। शिवाजी के समय शुरू हुआ ये संघर्ष मुगलों के पतन को तेज कर गया। इन संबंधों ने भारत के राजनीतिक नक्शों को बदला और एक नए क्षेत्रीय युग का आरंभ किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Briefly discuss the emergence of regional politics in the 18th century. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 18th सेंचुरी में उभरती क्षेत्रीय राजनीति के बारे में बताना है, खासकर मुगल शक्ति के पतन के बाद। हमें कर्णों, मुख्य क्षेत्रीय शक्तियों, उनके शासन ढांचे और समग्र प्रभाव को समझाना है। हर क्षेत्र के उदाहरण देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। 18th सेंचुरी भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल शक्ति कमजोर होने लगी और केंद्रीय नियंत्रण बिखर गया। क्षेत्रीय राजनीति का मतलब है ऐसे राज्य जो अपने आप शासन करते थे, पर नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह की अधीनता मानते थे। इस समय अवध, बंगाल, हैदराबाद, पंजाब, मैसूर और मराठा संघ जैसे शक्तिशाली राज्य उभरे जो अपनी अलग शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सेना के लिए जाने गए। मेन बॉडी। 1. क्षेत्रीय राजनीति के उठान के कारण। केंद्रीय शक्ति का पतन। औरंगजेब के बाद मुगल सरकार की प्रशासनिक और सैनिक कमजोरी बढ़ गई। दरबारी गुटबाजी और कमजोर उत्तराधिकारियों ने बिखराव को तेज किया। आर्थिक और प्रशासनिक कारण। भारी कर, राजस्व संकट और भ्रष्टाचार ने दूर दराज प्रांत पर नियंत्रण कम कर दिया। स्थानीय जमींदार और सूबेदार अपना स्वतंत्रता दिखाने लगे। विदेशी आक्रमण। 1739 में नादिर शाह का हमला और अफगान आक्रमणों ने उत्तर भारत को असुरक्षित बना दिया। 2. उत्तर और पूरब के मुख्य राज्य। अवध। 1722 में सादत खान ने स्थापना की, मुगलों को नाम मात्र का सम्मान देता था। उपजाऊ जमीन और व्यापार मार्ग के नियंत्रण से समृद्ध हुआ। बंगाल। मुर्शिद कुली खान ने मजबूत राजस्वीय प्रणाली बनाई, जिससे बंगाल समृद्ध हुआ। नवाबों ने अपना नियंत्रण रखा पर मुगलों को कुछ शुल्क देते रहे। पंजाब। मुगल नियंत्रण कम होने पर सिख मिसल प्रमुख बने, जो बाद में महाराजा रंजीत सिंह के अधिकार में एकीकृत हुए। 3.
दक्षिण और डेक्कन के राज्य। हैदराबाद। असफ जाह I ने 1724 में अपना स्वतंत्र शासन शुरू किया। हैदराबाद राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया और यूरोप के व्यापारिकों से संबंध रखा। मराठा संघ। शिवाजी के बाद मराठास ने पेशवाओं के नेतृत्व में विस्तार किया। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले जैसे प्रमुख अपने अपने क्षेत्रों को संभालते थे। मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर ने अपनी सेना मजबूत बनाई और मराठा ब्रिटिश दोनों से टक्कर ली। 4. क्षेत्रीय राजनीति का स्वरूप और प्रभाव। राजनीतिक स्वतंत्रता। इन राज्यों ने अपनी सेना, राजस्व प्रणाली और विदेश नीति बनाए। मुगल बादशाह प्रतीक के रूप में रह गए। आर्थिक समृद्धि और टकराव। कई राज्य कृषि, व्यापार और शिल्प के कारण समृद्ध हुए, लेकिन आपस के युद्धों ने एकजुट प्रतिरोध को कमजोर कर दिया। यूरोप के लिए मौका। क्षेत्रीय राज्यों के बीच के संघर्ष का फायदा ब्रिटिश और फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों ने उठाया। कंक्लूजन। 18वीं सेंचुरी की क्षेत्रीय राजनीति मुगल शक्ति के पतन और स्थानीय शक्तियों के उत्थान का प्रतीक थी। इन्होंने अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया, लेकिन राजनीतिक बिखराव ने भारत को उपनिवेशिक शक्तियों के लिए असुरक्षित बना दिया। ये युग मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बीच का एक पुल के रूप में देखा जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Describe briefly the nature of zamindari rights. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जमींदारी राइट्स का मतलब क्या था, खासकर मुगल काल में। हमें जमींदारों के अधिकार, उनका राज्य से संबंध, किसानों पर उनका प्रभाव और इनके सामाजिक आर्थिक पहलू को समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जमींदार का अर्थ होता है जमीन का मालिक या लैंड होल्डर, लेकिन मुगल समय में ये शब्द उन लोगों के लिए उस होता था जो किसानों से लगान वसूल करके राज्य को देते थे। जमींदार असल जमीन के मालिक नहीं होते थे, पर उनके पास कुछ हक, सुविधाएं और जिम्मेदारियां होती थी। इनका रोल कृषि प्रणाली, गांव के शासन और राज्य के राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जमींदारी राइट्स अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा अलग तरह से प्रचलित थे। मेन बॉडी। 1. अर्थ और ऐतिहासिक संदर्भ। परिभाषा। जमींदारी राइट्स का मतलब था कि जमींदार को अपने क्षेत्र में लगान वसूल करने का हक था और कुछ प्रशासनिक काम संभालने का अधिकार था। ऐतिहासिक विकास। मुगल से पहले भी स्थानीय प्रमुख और मुखिया इस तरह का रोल निभाते थे। मुगल शासक इन लोकल नेताओं को अपनी व्यवस्था में शामिल करके उनको अधिकार देते थे, बदले में उनकी वफादारी और राजस्व की रकम लेते थे। 2. जमींदारों के प्रकार। मध्यस्थ जमींदार, किसान और राज्य के बीच का मध्यस्थ जो लगान वसूल करके राज्य को देता था। वंशागत जमींदार, अपने पुरखों से ये हक पाने वाले पारिवारिक जमींदार। नियुक्त जमींदार, नए जीते गए क्षेत्रों में राज्य द्वारा लगान वसूली के लिए नियुक्त लोग। 3. अधिकार और सुविधाएं। लगान वसूल करने का अधिकार, अपने क्षेत्र के किसानों से राजस्व लेना, मालिकाना के रूप में कुछ हिस्सा अपने पास रखना। न्याय और सुरक्षा का हक, छोटे मोटे विवादों का फैसला करना, गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना। पारंपरिक सुविधाएं, किसानों से कुछ पारंपरिक उपहार या सेवा लेना। गांव के प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल, चरागाह पर कंट्रोल। 4. राज्य और किसान के साथ संबंध। राज्य के साथ, मुगल राज्य उन्हें राजस्व प्रणाली का हिस्सा मानता था, लेकिन उनकी शक्ति पर नजर रखता था। कभी कभी उनसे सेना या युद्ध के समय सहायता मांगी जाती थी। किसानों के साथ, कई जगह जमींदार किसानों के रक्षक बने तो कहीं उनका शोषण भी करते थे। उनका प्रभाव सामाजिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में होता था। 5. क्षेत्रीय अंतर और समय के साथ परिवर्तन। बंगाल में 18वीं सेंचुरी तक जमींदारों की स्वतंत्रता ज्यादा थी। डेक्कन और दक्षिण भारत में ये रोल पोलीगर या देशमुख के रूप में भी था। अंग्रेजों के परमानेंट सेटलमेंट 1793 के बाद जमींदारी हक वंशागत मालिकियत में बदल गए। कंक्लूजन। मुगल काल में जमींदारी राइट्स एक तरह का संतुलन था, एक तरफ राजा की शक्ति, दूसरी तरफ स्थानीय जमींदारों का प्रभाव। इन अधिकारों ने राजस्वीय वसूली और गांव में व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन साथ ही सामाजिक असमानता को भी मजबूत किया। जमींदारी राइट्स को समझना हमें यूएस समय के कृषि और सामाजिक व्यवस्था को समझने में मदद करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है।
जरूर चेक करें। थैंक यू।